हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम और आप मिलकर चलिए भारत को बनाते हैं एक बार फिर से विश्व गुरु। ये संभव है कि भारत एक बार फिर से विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आज के टीचर और आज के जो विद्यार्थी है उन दोनों के संयुक्त मेहनत के प्रयास से ही ये सफल हो सकता है। ये एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए दोनों का, आज का टीचर और आज का जो स्टूडेंट है, क्योंकि टीचिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी टीचर को समझना पड़ेगा और एक बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग बनाना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच, ताकि हम लोग भारत को एक बार फिर से विश्वगुरु बना सकें, जो कि आज से सदियों पहले था। उस टाइम टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अलग बॉन्डिंग था जो आज देखने को नहीं मिलता। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हम लोगों के यहाँ पर वो है एनसीईआरटी के क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड का जो पहला चैप्टर है साइंस का यानी विज्ञान का, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी पूरा चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। आखिर उस चैप्टर में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, और उस चैप्टर का जो निचोड़ है, उस चैप्टर का जो सारांश है, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि बाकी जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, यूपीएससी या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के पेपर 2 के जो साइंस ग्रुप का है या सीटेट का पेपर 1 में भी साइंस से जो भी प्रश्न आते हैं, वो आप आराम से, अगर ये सारे साइंस का सीरीज को एक के बाद एक आप देख लें तो इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इससे आपका जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा और जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का और जो भी इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहला वीडियो में कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा, उसके बाद वाला वीडियो में उस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो भी कौन कौन सा टॉपिक यहाँ कवर करने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप हमारे साथ जो 20-25 मिनट बने रहेंगे उस 20-25 मिनट को क्या क्या मिलने वाला है। तो पहला, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा, केमिकल इक्वेशन। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, जो संतुलित समीकरण होता है उसका क्या महत्व है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और फिर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये साइंस का क्लास 10 का पहला चैप्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ समझेंगे आखिर केमिस्ट्री का डेफिनेशन को समझेंगे। तो द केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जी हाँ, इसमें हम लोग क्या डील्स करते हैं, कोई भी मैटर है उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, और उसमें जो चेंजिंग आता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसको जिस विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। उसके बाद जो पहला आप लोगों का टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, जब कोई भी पदार्थ का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है, वो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसका परमाणु संरचना, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन, जब परिवर्तन हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस का जन्म होता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। जब कोई केमिकल चेंज घटेगा तो उसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा का पूरा न्यू सब्सटेंस होगा, और वो पहले सब्सटेंस से बिल्कुल भी, यानी जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उससे एकदम अलग होगा। तो केमिकल चेंज होने के लिए कुछ स्टेट यानी कुछ अवस्था होने की ज़रूरत है। केमिकल चेंज विल टेक प्लेस, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन तब होगा जब उसका स्टेट में परिवर्तन आएगा, जब उसके रंग में परिवर्तन आएगा, जब उसके गैसों का उत्सर्जन होगा और जब उसके तापमान में परिवर्तन होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ या केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जब किसी पदार्थ के रंग में, किसी पदार्थ की अवस्था में उससे गैस का उत्सर्जन होगा या ताप में परिवर्तन होगा, इनमें से कोई भी होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिएक्शन घटित हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है केमिकल इक्वेशन के बारे में यानी रासायनिक समीकरण। हम लोगों के दैनंदिन जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हमेशा होती रहती है, यहाँ तक कि हम लोगों के शरीर में भी होता है, हम लोग माइंड में भी, हम लोगों का जो दिमाग है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है। तो ये सारे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोग, जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन यानी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूला, यानी रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके कोई रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना, कोई हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण।
तो जैसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो, रासायनिक अभिक्रिया का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, एक साइड रिएक्टेंट रहता है, दूसरा साइड प्रोडक्ट रहता है। जिस साइड रिएक्शन रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और फिर हम लोग एक एरो का निशान लगाते हैं, फिर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहता है। यानी रिएक्टेंट रहेगा, फिर एक एरो रहेगा, फिर प्रोडक्ट रहेगा। ये रहेगा फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? ये रहेगा केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट। जैसे यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद निर्माण क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे, और दोनों के बीच में आके हम लोग एरो का निशान देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, फिर अगर उसको हम लोग पेन एंड पेपर में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड वाइड समझ में आएगा, पहला। दूसरा, कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसमें हम लोग अगर सिंबॉलिक लिखेंगे, क्योंकि सिंबॉलिक में जो यूज किया जाता है वो IUPAC के रूल के अनुसार यूज करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जो केमिकल फार्मूला होता है वो वर्ल्ड वाइड वैल्यू होता है, विश्व स्तर पर इसका एक इक्वल वैल्यू है कि मैग्नीशियम को हम लोग दर्शाएंगे Mg से ही दर्शाएंगे, आयरन को हम लोग Fe से दर्शाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहीं का भी रिसर्च पेपर जो दूसरे देश का है उसको दूसरे देश यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड यानी विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को केमिकल फार्मूला के फॉर्मेट में लिखें। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फार्मूले के फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं, जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ताकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, आसानी से समझ में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी वो सारे सब्सटेंसेस या वो पदार्थों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, जिसे हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और अभिकारक को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाते हैं, और अगर दो या दो से अधिक अभिकारक जब एक साथ रिएक्शन करता है, एक साथ अभिक्रिया करता है, तो उसको हम लोग दोनों के बीच में प्लस साइन से अलग करते हैं। ये हो गया अभिकारक के बारे में कि अभिकारक क्या होगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। मतलब द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी जिसके थ्रू केमिकल चेंज होगा या जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट यानी हिंदी में उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। यानी जो भी हम लोगों को फॉर्मेट प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, जो सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है, जो एक टोटली नया फॉर्म में होता है, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट को भी हम लोग जो एरो होता है उसका राइट हैंड साइड में दर्शाते हैं, और एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है तो दोनों के बीच में हम लोग प्लस साइन से अलग करते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट, दो फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी ढांचागत केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है बैलेंस्ड। तो स्केलेटल क्या होता है, वो अनबैलेंस्ड होता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो निर्माण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो ये जो केमिकल फार्मूला है ये बैलेंस्ड नहीं है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के एक अणु है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन का दो अणु है, बट जब प्रोडक्ट का निर्माण हुआ तो हम लोग देखते हैं वहाँ ऑक्सीजन का एक ही अणु है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है एक ढांचागत इक्वेशन है, जिसे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और ये पूरी अनबैलेंस्ड होता है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में जो टोटल केमिकल वेट होता है वो जो है वो इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या समान होंगे, अभिकारकों का परमाणु संख्या और उत्पादों का परमाणु संख्या जब समान होगा तब हम लोग बोलेंगे उसको संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग को बोलना होगा कि जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों का परमाणु संख्या समान हो एवं परमाणु भार समान हो तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण।
और संतुलित समीकरण जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम करता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है कि हम लोग ना ही द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रियन होगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अभिक्रिया होने से पहले जितना रहेगा, अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही रहेगा। इसमें हम लोग कोई भी ऐड ऑन और यहाँ से हम लोग कोई चीज़ हटा नहीं सकते हैं। वो कोई एक दूसरा फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे वो एक अलग बात है, परंतु उसका जो परमाणु भार है वो इक्वल रहेगा, मास नंबर जो है इक्वल रहेगा। तो यहाँ और एक चीज़ वार्ड इक्वेशन जो होता है शब्द फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों अभिकारक है, क्या है रिएक्टेंट है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वो दोनों रिएक्शन करके क्या निर्माण किया, जिंक सल्फेट का निर्माण किया, जिंक सल्फेट का निर्माण किया और हाइड्रोजन का निर्माण किया। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक वार्ड इक्वेशन है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ के अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, वो क्या निर्माण किया, जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन का। ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या यहाँ पर प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। तो इसमें क्या होगा कि जो जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये दोनों हो गया हम लोग का रिएक्टेंट, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट। तो इससे बोलते हैं जब हम लोग कोई भी इक्वेशन को वार्ड के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको हम लोग वार्ड इक्वेशन बोलते हैं। और जब उसको हम लोग केमिकल फार्मूला में डाल देंगे, यानी जिंक का जो फार्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2, तब उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी यहाँ जिंक के परमाणु संख्या जिंक कितना है, 1 है, यहाँ भी Zn की संख्या 1 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, या 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब है कि एक बैलेंस इक्वेशन होने के बावजूद भी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे केमिकल रिएक्शन किस परिस्थिति में हो रहा, इसमें हम लोग बाहर से क्या ऐड किए, ये किस अवस्था में है, यानी जिंक सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, जिंक सल्फेट किस अवस्था में है, सल्फ्यूरिक एसिड किस अवस्था में, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जब ये सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। जितने जो भी फिजिकल स्टेट होता है उसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गैसियस के लिए हम लोग स्मॉल g का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल l, सॉलिड के लिए स्मॉल s और एक्वस के लिए AQ। देखिए इस इक्वेशन को आप देखिए, ये इक्वेशन एक कंप्लीट इक्वेशन है जिसमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये इक्वेशन जो है कंप्लीट फॉर्मेट में है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O। आयरन और जल जो है यहाँ पर ये क्या है, यह हम लोगों का हो गया रिएक्टेंट, यानी ये हो गया हम लोग का अभिकारक। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो आयरन जो है सॉलिड अवस्था में है, क्योंकि उसके ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, दैट इज इट इज़ सॉलिड अवस्था में है। आप देख सकते हैं S लिखा हुआ। हाइड्रोजन यहाँ जो H2 है वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में है, यहाँ G लिखा गया। Fe3O4 यहाँ ये सॉलिड स्टेट में बना तो सॉलिड स्टेट लिख दिया गया। ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो ये गैसियस अवस्था में रिलीज हुआ तो हम लोग G लिख दिए। तो ये हो गया एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, अभिकारक और उत्पाद का जो भी भौतिक अवस्था है, तो उसको हम लोग नोटेशन का इस्तेमाल करके सिंबल के टाइप सिंबल से ब्रैकेट के अंडर में उसको लिखते हैं। इससे रिएक्शन को पढ़ने वाले यानी केमिकल इक्वेशन को पढ़ने वाले को साफ साफ समझ में आएगा कि आखिर जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें अभिकारक किस अवस्था में है और उत्पाद जो निर्माण हुआ वो किस किस अवस्था में हमको मिला। तो हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं केमिकल इक्वेशन में। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन जो हुआ वो किस परिस्थिति में रिएक्शन हुआ उसको ऐड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालाइस्ट हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई रिएक्शन हुआ तो उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश, उसमें जो गर्म की उपस्थिति में हुआ तो हम लोग हीट का सिंबल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटालाइसिस। व्हाट इज कैटालाइसिस, तो द सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को, रासायनिक अभिक्रिया जिस गति से हो रही है कोई रासायनिक अभिक्रिया उसको अल्टर कर देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल कैटालाइसिस बोलते हैं, उसको हम लोग कैटालाइसिस बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है और इस कैटालाइसिस में जो भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइस्ट्स, और इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्वीडिश केमिस्ट बर्जेलियस। और इसको पहली बार जो दिया था वो बर्जेलियस ने दिया था। इसको पहली बार जो कैटालाइसिस का जो खोज किया था यानी कैटालाइस्ट का जो पता लगाया था वो स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जेलियस के द्वारा लगाया गया था।
तो इसमें कैटालाइस्ट क्या करेगा, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बट उस रिएक्शन की गति को, उस रिएक्शन की तीव्रता को बढ़ा देगी और उसमें और खुद क्या रहेगा, खुद न्यूट्रल रहेगा, वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेगा वो सारे काम करने के बाद, यानी रासायनिक गति की तीव्रता को बढ़ाने के बाद वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैटालाइसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइसिस, और जो भाग लेता है इसमें उसको बोलते हैं कैटालाइस्ट्स। और इसको खोज किया गया था स्वीडिश केमिस्ट बर्जेलियस के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। यानी वह रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, यानी एक से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक हो गया क्या, रिएक्टेंट हो गया, या ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट हो गया, दोनों मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया जिससे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह जब क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो सेलेक्ट लाइम के निर्माण करेगी जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हीट रिलीज करेगी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हीट रिलीज हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन का मतलब होता है किसी को एक जगह से दूसरा जगह हटा देना, विस्थापन, डिकम्पोज, विस्थापित कर देना उसको। तो इसमें क्या होगा, कोई एकल जो रिएक्शन इन व्हिच सिंपल कंपाउंड ब्रेक्स, जिसमें एक सिंपल कंपाउंड, एक साधारण यौगिक रहेगा, वो क्या होगा, दो से ज़्यादा सिंपलर, उससे भी सिंपल कंपाउंड में टूट जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, वो दो उससे भी सिंपलर, यानी सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक जो सिंपल कंपाउंड है वो टूट करके उससे भी ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके लिए, इसको होने के लिए क्या चाहिए, ये जो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट रहा है, ये किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में। और इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग कौन सा अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का जो विस्थापन अभिक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ नोट करना जरूरी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको घटित होने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। अगर हम लोग के पास एनर्जी नहीं होगा तो वो ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड की बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ सनलाइट का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही बाकी सारा अभिक्रिया में उसकी जो बॉन्ड है, वो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग को हीट की ज़रूरत होगा, लाइट की ज़रूरत होगा, या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगा। उसको हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। गलती से वो बता दी हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ये है, इसका नाम है हिंदी में ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो जिंक है, और जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को विस्थापित कर रहा है। यहाँ कॉपर को विस्थापित क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरा कम रिएक्टिव एलिमेंट को अभिक्रिया में विस्थापित कर देगा। यहाँ जैसे कॉपर सल्फेट है और यहाँ जिंक है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है SO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को जो है विस्थापित करके हटा देगा। उसी तरह जब आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को जो है वो विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो आयन का एक्सचेंज होगा,
आयंस मतलब नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयंस। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे Na2SO4 है तो इसका फॉर्मेशन कैसे Na2 प्लस होता है और SO4 माइनस होता है। उस तरह BaCl2 Ba प्लस होता है और Cl2 माइनस होता है। तो ये क्या करेगा, इसके प्लस इसके माइनस के साथ कनेक्ट होगा और इसके प्लस इसके माइनस के साथ कनेक्ट होगा, यानी अपना आयन को ये लोग एक्सचेंज कर लेगा, एक्सचेंज प्रोग्राम। वो अपना आयन को ले लेगा, वो दूसरा आयन को ले लेगा। तो ऐसे NaCl2 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2NaCl का निर्माण हुआ और ये BaSO4 मिल करके ये BaSO4 का निर्माण हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। वे रिएक्टेंट जो होता है अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेता है और एक नया कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता है। उसको हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसको हम लोग देखेंगे और दो टाइप का जो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट का निर्माण होता है। तो यहाँ जो हीट रिलीज हो रहा है यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे कि वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन को घटित होने के लिए, जिस रिएक्शन को होने के लिए हम लोगों को बाहर से हीट देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में इसको ऊष्माशोषी और एक्सोथर्मिक को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उसको एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोगों को बाहर से हीट देना पड़ेगा तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के केस में देखे थे कि सिल्वर ब्रोमाइड का ब्रेक करने के लिए हम लोग बाहर से सनलाइट दिए थे, यानी बाहर से उसको हीट हम लोग प्रोड्यूस किए थे। तो वो हो गया हम लोगों का एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और हीट रिलीज करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है 10th क्लास के बच्चों को खास करके कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। तो आप यहाँ क्लियर कर ले कि ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ ऐड ऑन होना, कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसका जो सिंपल डेफिनेशन है ये है कि द रिएक्शन इन विच आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कापर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कापर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ा होगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन का एड ऑन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन के एडिशन के साथ साथ हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन उसमें या तो ऑक्सीजन का एड ऑन होगा या हाइड्रोजन का जो है रिप्लेस होगा, यानी हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जस्ट उल्टा है। यानी इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और या हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। या गलती से ऑक्सीडेशन टाइप हो गया है, या रिडक्शन होगा ये वाला, कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ ऐड ऑन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा और हाइड्रोजन का ऐड ऑन हो रहा। पहले वाला में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का ऐड ऑन हो रहा था और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसको और बढ़िया फॉर्मेट में समझने के लिए इसको दोनों अभिक्रिया को आप देख सकते हैं एक दूसरे के पूरक है, एक ही कॉइन का दो साइड है ये, तो इसलिए उसको सम्मिलित रूप से नाम दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन आप इस तरह समझ सकते हैं कि व्हेन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्साइड, जब एक अभिकारक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, और दूसरा क्या होगा, दूसरा से ऑक्सीजन का डिस्प्लेस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन का जो है रिमूवल हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब यह हो गया रिडक्शन रिएक्शन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। और इस H2 के साथ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का एड ऑन हो रहा है, यानी मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीडेशन होता है हम लोग को दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो हम लोग जानते हैं जब लोहे को हम लोग बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने के इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जब जंग लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन यानी संक्षारण।
यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, मटेरियल का डिस्ट्रक्शन होता है। जंग लगना कोई एक अच्छा घटना नहीं है। जंग लगने के कारण हम लोगों को लाखों के मतलब हम लोगों को हर साल लाखों खर्चा करना पड़ता है लोहे के सामान को पेंट करने के लिए, ग्रीस करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए। क्योंकि जंग के रोकने के जो उपाय है वो है, पहला तो हम लोग मेटल को पेंट कर सकते हैं, वी कैन पेंट दी मेटल। दूसरा हम लोग उसमें गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, और तीसरा थ्रू ऑयलिंग और ग्रीजिंग। यही 3 मेथड से हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। तो कोरोजन क्यों होता है, तो कोरोजन होता है जब कोरोजन क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन को ऐड ऑन कर देता है। और उसमें क्या क्या बहुत सारे इन्वायरमेंटल गैसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो कोरोजन का मतलब सिंपल समझना होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसको रोकने का ये सारे उपाय आप देख सकते हैं कि थ्रू पेंट दी मेटल, थ्रू गैल्वेनाइजिंग और थ्रू ग्रीजिंग। और ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट जो हम लोगों के दैनंदिन जीवन में होता है वो है रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी क्या होता है, द सोलो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स। जो खाना में हम लोगों का ऑयल्स और फैट्स होता है, वो जब लंबे समय तक बने रहते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चालू होने लगती है, जिससे हम लोगों का खाना सड़ जाता है और खाना से एक दुर्गंध आता है। तो लंबे समय तक खाना को रखने से खाना से दुर्गंध इसलिए आता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, उसका जो ऑयल्स और फैट्स है उसमें ऑक्सीजन का एड ऑन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि खाना को है बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, उसको गर्म अवस्था में हम लोगों को खा लेना चाहिए। इसी कारण, क्योंकि अगर हम लोग देर तक रख देंगे तो वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाएगा उसमें। और जल्दी क्यों नहीं, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो होता है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए खाना को पकने के बाद ही हम लोग खाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब लंबे समय तक रख देंगे तो उसको स्लो प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खाना से दुर्गंध आएगा। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का पूरा जो चैप्टर 1 है, सारे टॉपिक को हम कवर किए। जिसमें पहला हम लोग पढ़े व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे हम लोग देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखें कि जो केमिकल रिएक्शन का दैनंदिन जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें मेनली देखें हम लोग ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन के कारण जंग लगती है, ऑक्सीडेशन के कारण लंबे समय तक खाना को हम लोग नहीं रख सकते। तो ये सारे था केमिकल रिएक्शन का प्रभाव हम लोगों के दैनंदिन जीवन में। तो धन्यवाद पूरा कोर्स में बने रहने के लिए, पूरा सेशन में बने रहने के लिए। और इस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं www.gurukulctet.com। और इस साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके थ्रू आप साइट में जा करके जो भी आप पढ़ाई है, जो भी स्लाइड आप यहाँ देख रहे हैं वो पूरा ब्लॉग में लिखा हुआ है, और उसका बहुत ही बढ़िया से आप उसको रख सकते हैं और उसको PDF बना सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हम लोग PDF भी प्रोवाइड करेंगे इसका। तो ऐसे ही चैप्टर 2 जो है वो एसिड बेस का है। एसिड बेस के बारे में हम लोग देखेंगे कल। और ऐसे ही वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों का मोटो सेम है कि हम लोगों का मोटो है पढ़ना और पढ़ाना। जिससे हम लोग क्या करेंगे, भारत को एक उस पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से सदियों पहले भारत का नाम था, कि भारत जो है विश्व गुरु था। तो चलिए इस सपने को हम लोग साकार करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।